रिविजन एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग, है ना, ऑफ वेव ऑप्टिक्स। कि वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, राइट। तो वेव ऑप्टिक्स में हम जानते ही हैं कि वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो चीज आप पढ़ते हो, वी स्टडी द इंटरफेरेंस, है ना। कि सबसे पहले जो चीज आप पढ़ते हो, वी स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं, है ना। तो इंटरफेरेंस में हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस में जो मेन फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ही आप साउंड में भी पढ़ते आ चुके हो। दैट इज योर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाइव, है ना। और पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है ना। 2 बाई लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डेल्टा एक्स, है ना। और इंटरफेरेंस में हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है, कि कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कोई, है ना, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो एन लैम्डा होती है, और उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव है, तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी मिनिमम, और ये आपका हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया, और इस तरह से चीजों को हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका एनालाइज करते हैं, राइट। तो पहला इंटरफेरेंस था। अब इंटरफेरेंस में ही कुछ चीजें हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस में पहला जो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट था दैट इज योर YDSE, है ना। तो YDSE में आप जानते हो कि इन जनरल जो पार्ट डिफरेंस होता है वो d sin थीटा होता है ना। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन ले लिया जाए तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपकी ये हो जाती है y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, डेल्टा एक्स लिख लो ऑब्वियसली। इन जनरल तो पार्ट डिफरेंस d sin थीटा ही होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लेना तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो जाएगी, है ना। कि y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा एंड मिनिमा आ जाएगा। कि जब हम ये निकालेंगे कि स्क्रीन पे पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कहाँ पे है, तो पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा आपका हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। और यहाँ पे अगर हम निकालें पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा क्या होगा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो nth मिनिमा आपका हो जाएगा बेसिकली आपका 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई आपका 2D हो जाएगा, है ना। तो पार्ट डिफरेंस जब इतना होगा, और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये लिख के आपने निकाल लिया, तो ये आपके YDSE में हम जानते हैं। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ की वैल्यू लैम्डा D बाई स्मॉल डी होती है, और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो आपका लैम्डा बाई डी होती है ना। तो इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी, और उसके बाद नॉर्मली अपने YDSE के ये फॉर्मूले पढ़ने, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी, दैट इज योर नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आ जाऊं, है ना। थर्ड में आ जाता है ऑप्टिकल पाथ एंड फ्रिंज शिफ्ट, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आपके ऑप्टिकल पाथ के ऊपर। थर्ड कंसेप्ट आप लिखते हो यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्टिकल पाथ। तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा, आपको पता है कि अगर एक्स डिस्टेंस एयर में है तो म्यू एक्स डिस्टेंस जो होता है इसी को ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। कि अगर एक्स डिस्टेंस कोई चीज मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट इन एयर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। एंड YDSE में पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू थिन फिल्म इन YDSE, है ना। वो आपने लिखा ही था कि इससे जो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है वो μ-1 इंटू टी होता है। टी अगर थिकनेस ऑफ द फिल्म है तो इतना इंट्रोड्यूस जाएगा, और इसके अलावा फ्रिंज शिफ्ट आ जाता है ना। कि भाई इसमें YDSE में फ्रिंज की क्या होती है, बेसिकली आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, और फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू जो आएगी μ-1
है ना, इंटू कैपिटल टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। कितने अमाउंट से फ्रिंज या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या कैसे शिफ्ट हो जाएगी बेसिकली आपके डाउनवर्ड। तो ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट म्यू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ये सारी चीज निकालनी हमने। और ये क्या आ गया बेसिकली आपका फ्रिंज शिफ्ट आ गया, है ना। ये तो वाईडीएससी में जस्ट आपने डिस्कस किया, वाईडीएससी में ये चीज हम बेसिकली आपकी डिस्कस करते हैं, है ना? इसके बाद जैसे अगर हम आ जाए इंटरफेरेंस में, अगर हम अदर एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करें, है ना, अदर एक्सपेरिमेंट में तो और भी फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अदर एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करें या उसी को भी यहाँ पे लिख ही लो आप, क्योंकि इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं ना। तो अदर एक्सपेरिमेंट में आपको होता है कि एक मैंने बताया था आपको फ्रेशनल बाइप्रिज्म, फ्रेशनल बाइप्रिज्म। तो फ्रेशनल बाइप्रिज्म का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि बाइप्रिज्म होता है और उसमें जो मेन फॉर्मूला है वो फ्रिंज विड्थ का था, दैट इज जो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता था और बाद में कन्वर्ट हो गया था। किसी को आप इस फॉर्म में लेके आ गए थे, लैम्डा इंटू ए प्लस बी, वो आप अपनी थ्योरी से देख लेना, इंटू 2 इंटू यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, है ना। 2 इंटू अल्फा इंटू आपका हो जाएगा इसलिए आपका म्यू माइनस 1 इंटू सॉरी 2 इंटू ए इंटू म्यू माइनस अल्फा। मुझे भी याद नहीं रहता, वो मैं एक्चुअली सॉल्व ही करता हूँ इसे। तो 2 इंटू ए म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा था। हाँ, तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है फ्रेशनल बाइप्रिज्म में। बाकी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो विल गेट टू नो। ऐसे आपका फिफ्थ आ गया था न्यूटन्स रिंग। ये सारे इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, न्यूटन्स रिंग, है ना। तो न्यूटन्स रिंग में जस्ट आपका आ गया था कि भाई पार्ट डिफरेंस कितना होगा, है ना, वेस्ट शेफ्ट फिल्म या न्यूटन्स रिंग में, है ना। तो जो न्यूटन्स रिंग में पार्ट डिफरेंस आपने निकाला था डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू आपकी ये थी, दैट इज द 2t माइनस लैम्डा बाई 2। और थिकनेस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेट करते थे, टी इक्वल टू आपका था स्मॉलर स्क्वायर बाई 2r, है ना। कि भाई किसी भी स्मॉलर डिस्टेंस पे थिकनेस आप कैसे निकालोगे, इससे निकालते थे। ऐसे ही आपका जाता था वेस्ट शेफ्ट फिल्म। इफ आई टॉक अबाउट द वेस्ट शेफ्ट फिल्म, है ना, कि अगर कोई वेस्ट शेफ्ट फिल्म है तो उस केस में आप जब इसमें कैलकुलेट करते थे कि वेस्ट शेफ्ट फिल्म में क्या होगा, तो वेस्ट शेफ्ट फिल्म में भी पार्ट डिफरेंस लिखना होता था आपको। तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती थी वेस्ट शेफ्ट फिल्म में, दैट इज योर 2t प्लस लैम्डा बाई 2 था। इसमें 2t प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ भी 2t प्लस ही है, तो पार्ट डिफरेंस में माइनस क्यों होगा, जाके वापस ही तो आएगी, है ना, कि 2t प्लस ही होगा इसमें। सही बात है, यहाँ भी 2t प्लस ही होगा लैम्डा बाई 2, इसमें भी 2t प्लस बन रहा है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम था पार्ट डिफरेंस का। अब ये पार्ट डिफरेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, एन लैम्डा के इक्वल होगा तो मैक्सिमम फॉर्म होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो मिनिमम फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेस्ट शेफ्ट फिल्म। तो इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूले हैं, ये तो जस्ट हमने फॉर्मूले जो कवर किए वो इंटरफेरेंस के थे। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट चीज है आपकी इंटरफेरेंस में, ये सारी चीज जाननी होती है। इसके बाद आप आ जाओ डिफ्रैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं 6 पे, दैट इज योर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें दो ही फॉर्मूले हैं ही, है ना। पॉइंट नंबर 6 में अगर हम डिफ्रैक्शन पे आ जाए, है ना, डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, है ना, कि सिंगल स्लिट से जब भी हम डिफ्रैक्शन करेंगे तो इसमें अगर स्लिट का साइज ए है तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा हो जाएगा, और जब ये ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होगा देन मैक्सिमा विल फॉर्म, मिनिमा विल फॉर्म। इसमें मिनिमा फॉर्म होता है, विल फॉर्म। ये ध्यान रखना बस में कि जब ये ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होगा तो उस केस में मैक्सिमा नहीं बल्कि क्या चीज फॉर्म होगा, बेसिकली आपका मिनिमा। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा।
तो इस केस में मिनिमा बेसिकली आपका फॉर्म होगा डिफ्रैक्शन में, है ना। तो ये आपका आ गया। तो इस केस में मिनिमा की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी फॉर्म होगा। और एक आपका था थीटा मिनिमम, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो ये आपका था 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। कि अगर इससे कोई एंगल कोई कम बना रहा है तो वो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, है ना। तो डिफ्रैक्शन में इसी के ऊपर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऐसे आपका 7 था पोलराइजेशन, है ना। इफ यू टॉक अबाउट द पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में भी दो लॉ थे सिंपल सा, एक तो लॉ ऑफ मेलस था, है ना। तो लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू जो होती है वो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज पोलराइजेशन में ध्यान रखना कि जब अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला है कि अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज्ड होगी ना, तो अगर इसकी इंटेंसिटी पहले 2 I0 थी तो ये I0 हो जाएगी, और फिर जब ये दूसरे किसी पोलराइजर में जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ऐसे ही आपका ब्रेविस्टर लॉ, ब्रेविस्टर लॉ। तो कभी भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा इक्वल टू आपका था tan इनवर्स म्यू, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, है ना। कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, है ना। तो ये 7 कंसेप्ट थे आपके, है ना। कि 7 कंसेप्ट को हम इस तरह से क्या करते हैं, बेसिकली आपके एनालाइज करते हैं, 2 I0 से I0 और ये सारी चीजें, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन, है ना। तो ये साथ ही इसमें कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। लगता है कि वे ऑफ टेक्स्ट बहुत बड़ा है, लेकिन है बड़ा मजेदार चीज, है ना। क्वेश्चंस जो इससे फॉर्म होते हैं ना, बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल होते हैं। एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं कुछ इसमें, है ना। मेन जो है उसका वो पार्ट डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करने का कंसेप्ट ही है कि किस तरह से पार्ट डिफरेंस करोगे, है ना। तो जब इसका टाइम आएगा तो आई विल शेयर द इसकी भी मेंस एंड एडवांस लेवल की शीट में डिस्कस शेयर करूंगा आपसे। अभी तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो ये हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलो, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके उसको आंसर दो, देन आई विल उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा।
हाँ, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो जरा सा, इफ हैव नॉट डन बिफोर. है ना, आज काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसके, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब कर ही चुके हो आप लोग. बस इसने बोला फेज डिफरेंस कितना होगा. फेज डिफरेंस तभी आएगा जब पार्ट डिफरेंस आएगा. मॉडर्न फेज तो केमिस्ट्री जैसा ही है. तो अब अगर आप उसकी क्लास करते भी रहोगे ना, तो क्लास में ही आपको आता रहेगा, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा.
चलो आना चाहिए, वैसे तो ये आ जाना चाहिए आपको। पता नहीं क्यों आंसर नहीं बता रहे हो आप इसका। कुछ तो आंसर बताओ। ओके। अरे एक साथ सारे आंसर आ गए। लगता है कैलकुलेशन में टाइम लग गया सबके। एक मिनट, मैं भी आंसर चेक कर लूँ जरा पहले। सही है अंकुश, योर आंसर इज करेक्ट। लक्ष्य, योर आंसर इज करेक्ट। मैं अंकुश वर्मा एंड लक्ष्य, योर आंसर इज करेक्ट। सही बताया आप इसमें, है ना? ठीक है आपका आंसर। जो कुछ नहीं था इसमें, आपको वही ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट तो जानना था आपने। यू नीड टू फोकस ऑन द ऑप्टिकल पाथ। वही S1 से O पे लाइट जाएगी एंड S2 से O पे लाइट जाएगी। तो हम पाथ डिफरेंस लिख लेंगे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, है ना? कि भाई पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि चूंकि सबको एयर में करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ डिफरेंस इन एयर। वैसे पाथ डिफरेंस वाटर में भी लिख सकते थे, लेकिन मैं पहले स्ट्रेटेजी ये ले रहा हूँ, मैं पाथ डिफरेंस एयर में ले रहा हूँ। दोनों मेथड से बता देता हूँ आपको मैं। डिफरेंस इन एयर, पार्ट डिफरेंस इन एयर निकालते हैं, कितना हो जाएगा? तो आपको पता है जो S2O में से अगर मैं T माइनस कर दूं, तो S2O में से अगर मैं T माइनस कर दूं, ये चीज ट्रेवल कर रही है बेसिकली आपके वाटर के अंदर, तो इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस आपका जो T ग्लास के अंदर था, उसको आप म्यू2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये पाथ आ जाएगा ना एयर में पूरा, है ना? और इससे माइनस करना ये वाला पाथ, तो इसमें वही होगा कि जो H2O वाटर में है ना, तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ये आपका H2O आ गया ना। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा ये, आपको होता है कि ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? तो आपका जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो आपका एयर में ही आ जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। और लेकिन ये पार्ट डिफरेंस आप ध्यान रखना एयर में है, तो इसने बोला कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज एंड पार्ट डिफरेंस का रिलेशन हम जानते ही हैं कि आपका 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा पी होता है, या डेल्टा एक्स होता है ना? तो जब फेज डिफरेंस आप लिखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है आपने। आप लिखोगे 2 पाई बाय लैम्डा। अगर ये पार्ट डिफरेंस आपने एयर में निकाला है तो लैम्डा भी एयर वाली लोगे, लेकिन यहाँ पे तो वाटर में लैम्डा है ना, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर इज लैम्डा है, तो इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना? कि भाई सॉरी, वाटर में अगर है, जैसे एयर वाली जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा इन मीडियम जो होता है वो लैम्डा नॉट बाय म्यू होता है, तो लैम्डा नॉट एयर में जो हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और म्यू किसका ले लेंगे बेसिकली, आपके वाटर का। तो यहाँ पे आपका एक आपका ये आ जाएगा म्यू1 इंटू लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना? क्योंकि अगर आपने पार्ट डिफरेंस एयर में लिया है तो वेवलेंथ वाटर वाली नहीं ले सकते, आपको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एयर एंड वाटर में ये रिलेशन होता है, तो इक्वल टू आपका ये आ गया, है ना, इंटू पार्ट डिफरेंस, दैट इज द म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी हो जाएगा, है ना? तो अल्टीमेटली आपका जो फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई, इससे अगर हम सॉल्व करें तो कौन सा आंसर आ रहा है भाई? फर्स्ट। फर्स्ट आ रहा है, हाँ ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये तो मैंने क्या किया ना, पार्ट डिफरेंस एयर में निकाला। आप इसका वाटर के अंदर में निकाल सकते थे पार्ट डिफरेंस, लेकिन ज्यादा अच्छा मेथड ये होता है कि सबको आप एयर के रिस्पेक्ट में करो, नहीं तो उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा जो मेथड होता है वो ये वाला होता है कि भाई यहाँ पे हम पार्ट डिफरेंस जो निकालेंगे ना, वो हम यहाँ पे निकालते हैं सेकंड में, वी कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस इन वाटर। वाटर में पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं हम इसमें। जब मैं पार्ट वाटर में पार्ट डिफरेंस निकालूंगा, तो जो
H2O माइनस टी, ये वाटर में ही है, तो वाटर में ही छोड़ दो इसे आप। लेकिन जो टी है उसको आप कन्वर्ट कर दो, तो टी इंटू आपका μ2/μ1 हो जाएगा। μ2/μ1 इसलिए ले लिया मैंने ना, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेंगे ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेंगे, क्योंकि वाटर में कन्वर्ट करना है। अगर एयर में कन्वर्ट करते तो सीधे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर में लेंगे तो इसको हम इस तरह से एनालाइज करेंगे, है ना। माइनस आपका ये आ गया, है ना, कि माइनस आपका जो S1 वो था वो तो एयर में ही था, तो S1 वो आ गया, तो अगेन ये चीज कैंसिल हो गई। इसका पार्ट डिफरेंस जो वाटर में होगा ये आपका टी इंटू आपका हो जाएगा μ2/μ-1, ये आपका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2 इंटू μ2 - μ1/1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया पार्ट डिफरेंस इन बेसिकली आपका वाटर। अब इसको फेज डिफरेंस निकालना है, तो भाई 2π/λ मैं वैसे लिख दूंगा, है ना, क्योंकि भाई ये लैम्डा भी वाटर में है और वाटर में आपने निकाला भी है, तो इसको आपको उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो आपका वही आ गया μ2/μ1 - 1। तो दोनों आंसर सेम है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपके पास चॉइस होती है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन ये चीज स्टेप ध्यान रखना कि जब आप वाटर में निकल रहे हो तो टी को मल्टीप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर से, दोनों से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्किल्स आनी चाहिए थोड़ी सी इसमें, कि किस तरह से हमने एनालाइज किया इसे। ठीक है, ये आपका कैसे, ये हमने सॉल्व कर लिया इसे। ये तो कर चुके थे शायद न्यूटन रिंग का क्वेश्चन ना हम। Yes, sir. हाँ ये डन, वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, एक मैं उसमें फॉर्मूला लिस्ट में ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस भूल गया था, तो कहीं भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस आप लिख लेना, है ना, कि एक आप 8वां लाइन बना लो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में आपको पता ही है कि आपका पार्ट डिफरेंस होता है 2 μt - λ/2, या 2 μt होता है, तो सॉरी पहले तो 2 μt cos r होता है, लेकिन वैसे उसको जानने की जरूरत नहीं है, यही होता है 2 μt - λ/2 एंड 2 μt, है ना, ये आपका पार्ट डिफरेंस होता है।
हाँ, पीयूष झा, और आंसर इज करेक्ट। पीयूष झा बेटा, आपका काफी दिन से आप बोल रहे हो शीट, आई विल बी गेटिंग शीट नाउ, है ना, मैं भेजूंगा आपको कल से, आपको नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली बीच में वो टर्म वन का एग्जाम की डेट थोड़ी सी कंफ्यूज कर दिया ना मुझे, वैसा लगा कि नवंबर में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब तो काफी टाइम है। चलो, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर्स तो आए मेरे पास, एक दो आंसर सही है। ऐसा नहीं आ रहा है आंसर, पता नहीं क्यों मैच नहीं कर रहा है, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, आई एक्सप्लेन। देखो क्या है कि इसमें ऐसा दिया हुआ था कि ये लेंस कोई भी है ना, वो एक थिन फिल्म से कोटेड है। ये लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, नहीं, इसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है। आपको मेन मतलब उस कोटिंग से होता है, इस कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट दिस, हाँ अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन फ्रॉम इस सरफेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट दिस, फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, कितना होगा। तो क्या होगा, एक रे तो आपकी सीधे आप ले जाओगे ऐसे, जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, और एक अंदर जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, और दोनों का सुपर पोजिशन होगा। तो आप पार्ट डिफरेंस आपको डिसाइड करना होता है ना, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो आप देखो, पहली बाउंड्री कौन सी होगी, डेंसर, और दूसरी बाउंड्री भी 1.2 से 1.5 जा रहे हैं, ये भी जो बाउंड्री होगी ये भी डेंसर ही होगी। तो अगर दोनों बाउंड्री डेंसर होती है तो पार्ट डिफरेंस में λ/2 नहीं आता है ना, मतलब पार्ट डिफरेंस तो सिंपल सा 2μt आ गया, है ना। और इसने मिनिमाइज करना है, तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2n - 1 λ/2। जब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें
टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो टी की वैल्यू आप जस्ट लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 4 म्यू, इतना होना चाहिए। अब टी की ये मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम थिकनेस, मतलब एन की वैल्यू आप 1 ले लोगे, तो टी मिनिमम की वैल्यू आपकी जस्ट, पहले फिजिक्स में ना वैल्यूज नहीं पुट करते हैं, एक्सप्रेशन में निकालते हैं। 1 पुट कर दोगे तो लैम्डा बाई 4 म्यू हो जाएगा, है ना, कि टी मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। लैम्डा आपको पता ही है, वेवलेंथ जो दिया हुआ है 4800 दिया हुआ है, इक्वल टू 4 इंटू म्यू 1.5, है ना। तो इससे क्या आपका आंसर आ रहा है देखो, सॉरी ये गलत किया ना मैंने, म्यू तो आपको लेना है इसका 1.2 लेना है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। इससे तो मेरे ख्याल से 100 के टर्म्स में आ गया, इससे आपका जो आंसर आ रहा है वो 1000 आर्मस्ट्रांग आ रहा है। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1000 आर्मस्ट्रांग इज द करेक्ट आंसर। 1000 आर्मस्ट्रांग या 100 नैनोमीटर, आप टर्म्स में लेके आओगे ना तो ऐसे सीधे आ जाओगे। तो ये म्यू देखना, मैं भी गड़बड़ कर रहा था, मैं 1.5 लिख रहा था, लेकिन आपको उससे मतलब थोड़ी होता है, जिससे सरफेस के अंदर जाके लाइट वापस आती है उसका म्यू हम लेते हैं, तो वो तो 1.2 है ना, तो इससे 1000 आर्मस्ट्रांग आ जाएगा, है ना। तो ये हम कर सकते हैं इसे। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो आपकी फॉर्मूला लिस्ट में ना ये भी आ जानी चाहिए, कि इसके ऊपर भी आपके डिपेंड करता है। ये कर चुके हैं हम। ओके, गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, लक्ष्य सही है। अरे निहाल, आज आपका दिन सही नहीं लग रहा है, मेंसे सही नहीं आ रहा है आपके। वैसे तो सही आते हैं, कभी कभी होता है। हाँ सही बात है, कभी कभी होता है, वो एक्चुअली बहुत सारा रहता है ना, अब एग्जाम आ गए ये वो, पुराना दिखाना नहीं, कई बार ऐसा होता है। अंकुश सही है आपका आंसर। पीयूष झा सही है। सही है, सही है, काफी हद तक सही आंसर बता रहे हो आप लोग। ओके, है ना, यहाँ पे ऐसा आ गया आपका। वे देखो, पहले तो ये देखना है कि अनपोलराइज लाइट नहीं है ये प्लेन पोलराइज लाइट ऑलरेडी ये पोलराइज्ड है। मतलब एक इसकी इंटेंसिटी का कोई अब आई नॉट बाई टू का कंसेप्ट नहीं होगा। इसकी इंटेंसिटी अगर कोई भी इंटेंसिटी अगर आई है ना, तो जब 30 डिग्री वाले से पास होगी तो ये हो जाएगी, आई कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी 3i/4, है ना। लेकिन ये तो यहाँ से आउटपुट आया ना, फिर इससे भी तो जाएगा। पाई डबल डैश आपको निकालना है, पाई डबल डैश की वैल्यू फिर से माइनस लॉ लगाना पड़ेगा आपको। तो अब आपका ये ओरिजिनल इंटेंसिटी तो आई डैश हो जाएगी ना, ai/4, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसमें तो वैसा कुछ है ही नहीं यार, है ना। कि भाई अनपोलराइज लाइट थी, इससे पास हो गए तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब इससे पास होगी तो आई डबल डैश हो जाएगा, तो इससे सॉल्व करेंगे तो 9i/16 हो जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये ऑप्शन सही हो गया आपका आंसर में, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ये। बस वो ध्यान रखना है कि ये पहले से पोलराइज्ड है ना। अगर अनपोलराइज जब पोलराइज होती है किसी पोलराइजर में जाके, तो उसकी इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। इसमें तो आपको ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये तो सीधे आ गया। Okay, you can go for this question.
हाँ निहाल, अब आपका सही आंसर आया। लक्ष्य सही है आपका आंसर। हाँ पीयूष झा सही है, अंकुश सही है, सही आंसर है आपका। सही है, सही है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो ये तो करना ही नहीं इसमें आपको। आपको होता है व्हाइट स्पॉट, यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग स्लिट की रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे व्हाइट स्पॉट हो सकता है, और व्हाइट वॉश होगा जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस जीरो वाला जगह देख लो आप कि कहाँ पे पार्ट डिफरेंस की जीरो है वैल्यू होगी। एक तो पॉइंट आपका ये आ गया, और एक पॉइंट आपका ये आ गया, है ना। मतलब ऐसा आपको पॉइंट चुनना है जो इसके सिमेट्रिकल हो जाए, ऐसे एकदम बीच से पास होता हो, तभी तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाए ना। एक्चुअली में बिट में था नहीं, तो आपको तो ऐसा पॉइंट जो होगा इसके डिस्टेंस तो डी बाई टू होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये डी बाई टू हो जाएगी। बस ओ से डिस्टेंस आ गया, ये डी बाई टू है, ये टू डी बाई थ्री है। तो जो ओ से ये वाला डिस्टेंस होगी, है ना, इसकी वैल्यू आप लिख लोगे टू डी बाई थ्री, है ना, माइनस डी बाई टू, है ना। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो डी बाई सिक्स आ जाएगा, है ना। कि ये बीच वाले जो डिस्टेंस होगी वो डी बाई सिक्स हो जाएगी, तो डी बाई सिक्स पे पॉइंट होगा भाई, क्योंकि अब तक तो सिमेट्रिकल लाइन होती थी ना, तो सेंटर पे ही बनता था, लेकिन अब ये सिमेट्रिकल लाइन है ही नहीं, तो सिमेट्रिकल लाइन हम बना लेंगे। तो डी बाई सिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बीच में आ गया इसलिए मैंने बता दिया। डी बाई सिक्स इज द करेक्ट आंसर। ये कर चुके हैं क्या? अच्छा नहीं किया हमने, चलो कर लो कर लो।
हाँ सही है, निहाल एंड लक्ष्य, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ इसमें भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ भी, यही तो स्किल्स होती है ना, मैंने वही तो बोला कि भाई इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, ये तो स्किल से ही हो जाएगा आपका ये। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। इसमें भी आसान सा क्वेश्चन ही है कि भाई यहाँ से जब लाइट जाएगी ऐसे, है ना, इसमें मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कुछ है ही नहीं। आप देखो ए पॉइंट पे अगर हम जाएं तो ए पॉइंट पे दोनों का पास सेम ही होगा, सेम इधर सी, तो ए और सी पे अगर पार्ट डिफरेंस जीरो है वहां तो ब्राइट बन जाएगा। ब्राइट फ्रिंज मतलब पॉइंट ए और सी जो होंगे वो आपके ब्राइट फ्रिंज हो गए, हाँ, कि वहां पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ब्राइट फ्रिंज बन गया, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे देखना है आपने, हाँ अंकुश सही है आपका, इस जगह पे देखना है। तो अब देखो इस जगह पे दोनों में पार्ट डिफरेंस जो है वो 5 माइक्रोमीटर का है एट, आप बी भी ले लो या डी पे ले लो, बी और डी पे जो पार्ट डिफरेंस है वो आपके 5 माइक्रोमीटर का है, और वेवलेंथ इसने 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। अब देख लो वेवलेंथ और इसमें क्या रिलेशन है ना, तो वेवलेंथ और इसमें ये तो रिलेशन है कि अगर ये 5 है और ये 2 है तो ये मेरे ख्याल से 5/2 लैम्डा हो जाएगा। मतलब पार्ट डिफरेंस उस पॉइंट पे बी और डी की बात करें, चाहे बी ले लो चाहे डी ले लो, एक ही बात है, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होगी 5/2 लैम्डा होगी। तो जब लैम्डा/2 का मल्टीपल होता है तो मिनिमा की कंडीशन होती है, तो बी और डी पे जो होगा वो डार्क फ्रिंज बन जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि डी ऑप्शन सही होगा। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको चीजों को। बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है ना, तो इससे आपका डी ऑप्शन आ गया। चलो ये क्वेश्चन कर लो, हाँ गो फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ये भी कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा फ्रेम किया था उन्होंने। और कैलकुलेशन भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, क्योंकि नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, लेकिन ये क्वेश्चन जानना आपको जरूरी है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आप कर लोगे, थोड़ा टाइम लगाओगे तो जरूर कर लोगे अब इसमें। हाँ अंकुश वर्मा, ये ऑप्शन आपका सही है। हाँ बी ऑप्शन भी ठीक है आपका, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बी ऑप्शन भी सही है आपका, ये तो सही है ही, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सही है। हाँ लक्ष्य अग्रवाल, ये ऑप्शन सही है आपका, है ना। बी ऑप्शन आपका भी ठीक है निहाल, सही है, चाहिए तो काफी टिक निकाल रहे हो आप लोग। देखो कुछ नहीं था इसमें, काफी कुछ तो थ्योरी में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैं इसको एक फ्रेश पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और न्यूमेरिकल का पोर्शन तो इसमें कम ही, मेन तो थ्योरी है इसमें। जैसे इसने ये बोला हुआ है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है ना, और प्लेन मिरर के पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन है, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ले लो कि कोई स्क्रीन है इसके ऊपर ऐसे, प्लेन मिरर के ऊपर आपने कोई स्क्रीन रख दी, और इस तरह से यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है, और सोर्स की हाइट इसने दे रखी है। ये जो सोर्स की हाइट है वो कितनी एग्जैक्टली आपकी एच है ना, एंड दिस इज अ प्लेन मिरर। तो होगा कि एक्चुअली इंटरफेरेंस इस तरह से होगा कि एक लाइट तो सीधी चली जाएगी यहाँ पे ऐसे, है ना, कि एक लाइट तो आपकी सीधी चली गई ऐसे, और एक आपको रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, है ना, कि एक लाइट जो होगी यहाँ से
इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी मिरर से। तो एक तो आपके डायरेक्ट लाइट चली गई और एक आपका यहाँ पे जाके वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आई और यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ। तो डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी अगर हम देखें, वो I1 जो होगा वो तो आई ले लोगे आप, लेकिन जो I2 होगा वो आपका 0.36 आई है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी इसने सिर्फ बोला हुआ है कि 0.36% है। तो अगर मैं बी पार्ट सॉल्व करूं कि I1 I2 अगर सुपर इम्पोज होंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका हो सकता है, अभी आपने पढ़ा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा इससे √I1 ले लो आप इस यहाँ पे, तो ये चीज तो आपकी आई हो गई, प्लस ये आपका √0.36 आई हो गई, तो इसका होल स्क्वायर ले लोगे आप। ऐसे आई मिनिमम ले लेंगे हम इसमें। हाँ, निहाल राव सही है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो मिनिमम जो होगा वो आपका √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका √I हो गया और ये आपका अगेन √0.36 आई, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि भाई इस तरह से हम निकालेंगे और दोनों का आप रेशियो निकाल लोगे। तो रेशियो जब निकालेंगे ना तो ये रेशियो 16:1 आ जाएगा। बी पार्ट का आंसर मेरे पास 16:1 दिया हुआ है ना, क्योंकि इसने बोला अच्छा मिनिमम टू मैक्सिमम है, अच्छा सॉरी मिनिमम टू मैक्सिमम तो फिर गलत है ना आंसर, ये 1:16 हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम टू मैक्सिमम का जो रेशियो होगा वो 1:, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फिल्म, ये तो मैंने पढ़े बताई था आपको कि जैसे एक सोर्स तो आपने बोला S1 ये है, एक S नीचे पे एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी ना, वो इसका दूसरा सोर्स हो जाएगी। तो जब दो पॉइंट सोर्स होते हैं तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनती है वो पैराबोलाइट शेप में बनती है ऐसे, कि फ्रिंजेस जो बनेंगी वो कैसे बनती है, बेसिकली आपकी पैराबोलाइट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जब ये स्क्रीन इसको कट करेगा तो सर्कुलर बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका सर्कुलर हो गया, कि जो फ्रिंजेस होंगी वो सर्कुलर हो जाएंगी आपकी, है ना, कि फ्रिंजेस जो होंगी वो सर्कुलर होंगी। अब सर्कल के यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ये ब्राइट भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि पी पे मैक्सिमा है ना, पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना। Calculate the minimum distance through which the reflecting surface AB should be shifted so that intensity at P again will become maximum. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ से लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो आपको तो एक λ/2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो भी जाएगा। अब सुनो, मतलब एक तो पार्ट डिफरेंस होगा, तो जब आप पी पॉइंट में पार्ट डिफरेंस लिखोगे तो पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। उससे इस क्वेश्चन का रिलेशन है रिलेशन नहीं पता मुझे, तो वो पार्ट डिफरेंस आपका ये हो जाएगा कि S2P प्लस λ/2, है ना, माइनस S1P, ये आपका जाएगा। कि भाई H2P वाला जो होगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आया ना, तो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगा तो बेसिकली आपका ये आपका इस तरह से आ जाएगा कि S2 से P की डिस्टेंस, और वही बात है रिफ्लेक्शन वाला जो है, और उससे S1P माइनस कर देंगे तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये हो जाएगी S2P माइनस S1P प्लस λ/2, है ना, कि भाई प्लस λ/2 होगा। तो ये यहाँ पे जो भी चीज है ना, अगर पार्ट डिफरेंस इतना है तो इससे बेसिकली आपका यहाँ पे आपका जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो मैक्सिमा बन रहा है, मतलब एन लैम्डा के इक्वल होगा तभी मैक्सिमा बनेगा, है ना। ऑब्वियस बात है कि अब कितना शिफ्ट कर देंगे, मैं कैसे लैम्डा से ही तो शिफ्ट करते हैं ना, तो फिर से मैक्सिमा बन जाएगा। कि भाई कितना से शिफ्ट करेंगे ताकि फिर से मैक्सिमा बन जाएगी, कि भाई अभी मैक्सिमा बन रहा था। जैसे मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि पहले अगर आपका लैम्डा था तो लैम्डा के बाद 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर आपका 3 लैम्डा हो जाएगा। मान लो मिनिमम में लेते हैं तो मिनिमम में भी तो ये तो होता है λ/2 होता है, अगला आपका 3 λ/2 हो जाता है, अगला आपका 5 λ/2 हो जाता है। तो डिफरेंस तो सबका लैम्डा ही है ना। भाई एक मैक्सिमा आया दूसरा मैक्सिमा तब आएगा जब लैम्डा का हम पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक मिनिमा आया दूसरा मिनिमा तब आएगा जब हम दोनों का डिफरेंस लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मतलब आपको इस मिरर को शिफ्ट करना है ना, यही तो इसने बोला है कि शुड बी शिफ्टेड, ऊपर चाहे नीचे, या तो हम पार्ट डिफरेंस बढ़ा भी सकते हैं, पार्ट डिफरेंस कम भी कर सकते हैं। तो कितने से शिफ्ट करें ताकि ये फिर से उस पॉइंट पे मैक्सिमम बन जाए, है ना। तो ये शिफ्टिंग जो होगी ये आपकी लैम्डा की होनी चाहिए, और लैम्डा कितना है आपका, लैम्डा जो दिया हुआ है 6000 टॉर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, भाई कितने से शिफ्ट करेंगे हम इसे,
फर्स्ट ध्यान दो भाई, ये तो चेंज इन पार्ट डिफरेंस आ गया ना। हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेट मैक्सिमा अगेन, मैक्सिमा अगेन पार्ट डिफरेंस should be changed by लैम्डा। वो तो सही है, लेकिन मिरर को तो अगर हम मान लो एक्स से शिफ्ट करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट में तो 2x का डिफरेंस आ जाता है ना, है ना। ये तो होता ही है ना, मिरर को अगर हम शिफ्ट करते हैं एक्स से तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो 2x से शिफ्ट हो जाती है। कि अगर मैं इस मिरर को यहाँ पे एक्स पे ले जाऊँ ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये जो S2 का इमेज जो होगा वो आपका यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगा वो आपका 2x हो जाएगा। मतलब मिरर को इसका हाफ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। कि मिरर को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, बेसिकली आपका हाफ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मिरर को हम एक्स से शिफ्ट करें ना तो इसकी जो इमेज है वो 2x से शिफ्ट होती है, तभी तो वेलोसिटी वगैरह सब डबल होती है। तो मतलब आपने 2x की वैल्यू λ/2 निकाल, लैम्डा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू λ/2 हो जाएगी। मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो 3000 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। 3000 आर्मस्ट्रांग से ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। फिर से मैक्सिमम पी पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। बीच में मिनिमा भी बन सकता है आपका, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सब चीजें देखो आ गई, शेप ऑफ द फ्रिंजेस से लेके सब चीजें चेक हो गई हैं। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतनी काफी है। तो आज जो हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया, रेस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको मैं, शेयर इन द ग्रुप, उसको भी देख लेना आप लोग। और बस आज या कल में आई विल शेयर द क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक में आपको किसी डाउट क्लास में डिस्कस होंगे, तो आप बीच में सॉल्व करना। अब जो होंगे वो टर्म 1 से मैं डालना शुरू कर दूंगा, तो ऐसे ही हर वीक करते जाओगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आना है और वैसे भी आप ऑब्जेक्टिव भी करोगे। ऑब्जेक्टिव करने से फायदे ही होगा, लेकिन आपकी जो स्कूल की ऑब्जेक्टिव होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ठीक से करना है आपने, वो उसके ऊपर बेस्ड होगी, है ना। मैं जो आपको भेजूंगा दिस इज एमिंग द जीए मेंस एंड एडवांस्ड, है ना। लेकिन आपके स्कूल में जो टर्म 1 में आएगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा, एग्जाम्पलर से काफी कुछ पूछेंगे वो, है ना। तो आप कर ही लोगे, स्कूल के तो ऐसे ही चैंपियन हो आप लोग, है ना। ये आप कर लेना इसमें। हाँ बिल्कुल रीड करनी चाहिए एनसीईआरटी यार, देयर इज नो डाउट इन इट। मेंस के पर्पज से भी और वैसे भी एनसीईआरटी तो हमेशा पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ो आप, है ना। चैप्टर का स्टार्ट मत करो उससे आप, लेकिन एक बार हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा उसको करने में, करनी चाहिए एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो, है ना। वो आपको बोर्ड में टर्म 1 के एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा। बाकी आपके स्कूल के टीचर्स बताते ही हैं, जो वो बोलते हैं उसको फॉलो करो। मेंस और एडवांस के लिए हमारी बातें फॉलो करो, स्कूल के टीचर्स की स्कूल के लिए बात मान लिया करो आप, जो बता रहे हैं सही बताते हैं, उनको एक्सपीरियंस है काफी, है ना। और काफी डिस्कशन भी करते रहते हैं वो लोग, ठीक है नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you.